लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, जैसे कि वन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक स्टाइल है जहाँ पे एक लीडर, सिंगल लीडर जो है सो बहुत सारे पावर्स और अथॉरिटी रखता है डिसीजन मेकिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है सेंट्रलाइज कंट्रोल। यहाँ पे क्या है कि लीडर जो है सो डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता, ठीक है, विद द मिनिमम इनपुट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब थोड़े बहुत राय लेके उससे उनके काम करने वालों के साथ सेंट्रलाइज उन्हें जो है सो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता। फिर वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है सो यहाँ लीडर से टीम तक रहती, मतलब लीडर जो बोला तो कम्युनिकेशन जो है सो टीम का नहीं पहुंचते, टीम जो बोली वो लीडरशिप का नहीं पहुंच। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ लीडर क्या करता बोले तो क्लियर रूल्स रख देता और स्ट्रिक्ट एथरेंस रख देता काम करने के तौर तरीके जो भी है। ये लिमिटेड सबऑर्डिनेट इनपुट। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज को जो है सो नहीं नहीं बोल सकते ना डिसीजन को जो इफेक्ट करता उनके वर्क पे, ला नहीं दे सकते राय मशवरा उनके डिसीजंस में। फिर फोकस ऑन टास्क कंप्लीशन। इसमें क्या है, या लीडर की पहली प्रायोरिटी ये रहती कि उन्हें टारगेट्स और उनके गोल्स को जो है सो जल्द से जल्द कंप्लीट करने को देखता। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब कि जो काम दिया हो जल्द से जल्द हो जाना, और जो है सो ये कब बोले जब का जब हो जाना, उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते। नेक्स्ट आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। इसमें पहला है कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी, कहाँ उसको एडवांटेज मिल रहा है वो हमेशा ढूंढते रहता। नेक्स्ट है टेकिंग रिस्क। यहाँ जो है सो एंटरप्रेन्योर हमेशा उसके इन्वेस्ट करता, उसका टाइम, उसके पैसे और उसके नए चीज़ें, ताकि उसको वो चीज़ जल्द से जल्द मिल सके, तो रिस्क भी रहता है उसमें, उन्हें रिस्क लेता है इसके चीज़ के लिए। फिर क्रिएटिंग वैल्यू। इसमें क्या है, उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स बनाता है या सर्विसेज या सोल्यूशन जल्द से जल्द और बहुत अच्छी तरीके से देने की वजह से उसकी वैल्यू रहती मार्केट में एंटरप्रेन्योर के नए। फिर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। इसके अंदर नेसेसरी कैपिटल जितना भी होना है वो जमा करके, पीपल या मटेरियल जितने भी चीज़ें उसको होना वो चीज़ बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करता उन्हें रिसोर्सेज के पास। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग अ बिजनेस। बिल्डिंग अ बिजनेस के अंदर इन एस्टैब्लिश करता मैनेज सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्हें जो है सो मिलके टाई अप होके जो है सो बिजनेस भी कर सकता। एक सिंपल टर्म्स में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टार्टिंग या रनिंग अ बिजनेस के बारे में है, जिसके अंदर नए चीज़ें और विलनेस और चैलेंजेस लेने की काबिलियत रहती, जो कि समथिंग नया मार्केट में लाने के लिए और नया वैल्यू जनरेट करने के लिए है। नेक्स्ट आंसर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो है एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हमेशा इसको यूज करते फॉलो करते। तो पहला है इसमें स्वॉट के अंदर एस है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, इन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता, एट्रीब्यूट जो कि इंटरनल पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है जिससे कि उन लोगों को एक एडवांटेज मिलता है, स्ट्रेंथ रहती। नेक्स्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ मालूम होती है उसमें। नेक्स्ट है वीकनेसेस। इसके अंदर क्या करता है इन्हें कि वीकनेसेस कहाँ हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्शन में या कंपनी में, कहाँ वीक है अपन, कहाँ अपने को काम करना है वो बताता है इसमें, जिससे क्या होता है कि अपन उस पर काम करते हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता अपने बिजनेस में, कहाँ अपन को मौके हैं जिससे अपन और अच्छी तरीके से अपना बिजनेस स्टैब्लिश या और अपनी अच्छी तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा सके। फिर थ्रेट्स पीस है। थ्रेट्स के अंदर आने वाले चैलेंजेस, आने वाले रिस्क को जो उसको इन्हें बताते रहता है कि ये आपको रिस्क आने वाले समय में देखने को मिलता है, इसलिए अभी से इसके ऊपर काम करो। ये स्वॉट एनालिसिस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें जो है सो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है सो सिचुएशन के हिसाब से इफेक्ट करते हुए बताता हूँ। जैसा कि अब करंट पोजीशन क्या है और आने वाले फ्यूचर में अपनी पोजीशन क्या रहेंगी कंपनी की, और इसकी वजह से अपने कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज अपन मालूम कर सकते हैं और अपने जो है सो जो भी रिस्क है या वीकनेसेस है उसको कम कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें क्या है, प्लानिंग जो है सो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए। इसमें क्या क्या होना, आपको प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग करें तो आपको डायरेक्शन मिल, इसमें आप क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके सेट कर सकते, जो आपको जो है सो उसके हिसाब से काम करने में मदद कर सकते। नेक्स्ट है मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जब आप प्लानिंग कर लेते तो आप एंटिसिपेट कर लेते कि आने वाले प्रॉब्लम्स क्या रहेंगे, और जो है सो आपको उसके हिसाब से आप डेवलप करते हैं आपके प्लान्स को, जिससे क्या होता है अनसर्टेनिटी बहुत से बहुत मिनिमाइज होती है।
नेक्स्ट है फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के और इंडिविजुअल्स के वर्क्स को टुगेदर इफेक्टिवली काम करने को देखते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन, अब ये डिपार्टमेंट का है, वो डिपार्टमेंट का है, इसको लेना देना नहीं, आप इनकी कभी मदद कर दो, आप उनकी कभी मदद कर दो, ऐसा। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल। इसके अंदर इन्हें बेंचमार्क रखते हैं ना, जिससे कि क्या होता है, परफॉर्मेंस को जो है सो एक सही दिशा में जा रही या नहीं जा रही वो देखते हैं। अगर कोई काम कर रहा तो सही कर रहा है, या नहीं कर रहा तो उसको सही तरीके से करने के लिए बोलते। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसके अंदर इन रिसोर्स को जो है सो बहुत देख के इस्तेमाल करते, जिससे रिसोर्स जो है सो कम से कम वेस्ट होना, बहुत कम वेस्ट होना, जिससे कि पैसे बचते, वो रिसोर्सेस के, मटेरियल के जो भी है, और जो है सो काम भी जो है सो सही तरीके से होता। फिर इनहैंस डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या करते हैं ना, इनहैंस मीन्स सही तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाते हुए इनहैंस डिसीजंस लेते, जिससे क्या होता है, डिसीजन मेक करने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती, सही तरीके से प्रैक्टिकल होते हुए डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट है लेक यू डिफाइन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द बेसिक लीडरशिप स्किल्स। इसमें लीडरशिप क्या है और लीडरशिप के बेसिक स्किल्स क्या है, एक्सप्लेन करो वरना। लीडरशिप जो ऐसे एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे उन्हें इन्फ्लुएंस करता, मोटिवेट करता ग्रुप को या उसके काम करने वाले को, ताकि उन्हें जल्द से जल्द उन लोगों का जो भी टारगेट या गोल है उसके अंदर उन्हें अचीव करे। इसके अंदर एक सोच होना, लीडर के अंदर इंस्पिरेशन रहना, मोटिवेटिंग रहना अदर्स को, दूसरों को, और उनके काम में मदद करने वाले को भी एक बेस्ट लीडर्स बोलते हैं। और एक लीडर हमेशा एक डायरेक्शन सेट करता है, एक रास्ता बनाता, जिससे कि रिलेशनशिप्स बनते हैं और जल्द से जल्द जो है सो एक मिला-जुला भाईचारे का एनवायरनमेंट बनता, जिससे कि काम करने में भी लोगों को आसानी रहती। अब बेसिक लीडरशिप स्किल्स क्या है जो कम से कम एक लीडर, अच्छे लीडर में रहते, वो है फर्स्ट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडर हमेशा उसके बातचीत में जो है सो नरमी रखते हुए, और हमेशा जो है सो उसको सही तरीके से उसकी बात रखने वाले को एक कम्युनिकेशन स्किल्स कम से कम रखना, और एक्टिव लिसनर भी रहना उन्हें, खाली बोलना भी नहीं। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो भी सुनना, उसके प्रॉब्लम्स को भी सुनना, समझना, और एक पर्सपेक्टिव बनाते हुए चलना लीडर्स के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में उसके। नेक्स्ट स्किल ये है कि डिसीजन मेकिंग स्किल। लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता कि उसके डिसीजंस टाइम टू टाइम लेने के लिए। कभी भी कुछ भी रहा तो एक लीडर इस टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता, हर जना डिसीजन नहीं ले सकता। इसके अंदर उसको क्या होना है, इन्फॉर्मेशन होना वो चीज़ के, और उसको ऑप्शंस रहना, वो चीज़ के ऑप्शंस भी बनाना उन्हें, और आगे सोचना भी कि क्या हो सकता है डिसीजन लिया तो या नहीं। एक बेस्ट लीडर अंडर प्रेशर भी डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकता। फिर थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लीडर हमेशा वेरियस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको डे टू डे लाइफ में आते, तो लीडर्स हमेशा प्रॉब्लम्स को सोचते हुए, उसके जड़ को जाते हुए जो है सो उसका एक सही तरीके का सोल्यूशन लेके आना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व स्किल लीडर में रहना। फिर इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल के अंदर लीडर हमेशा अपने कोलीग से या अपने काम करने वालों से अच्छा रिश्ता बना के चलना, अच्छी बातचीत रखना, ऐसा नहीं काम करो चलो ये वैसा नहीं, अच्छा रिश्ता बनाते हुए चलना। एक स्ट्रांग अच्छे रिश्ते बने हुए रहे तो लीडर से और काम करने वालों से कोलैबोरेशन रहता, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहता। फिफ्थ है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लीड स्किल। लीडर हमेशा इंस्पायर करना और मोटिवेट करना उसके टीम मेंबर्स को उनके काम करते वक्त, ताकि उस उल्ला अच्छी तरीके से काम करो। अगर कभी काम करने का दिल नहीं कर रहा, मोटिवेट करे कैसा काम, और हमेशा रिवॉर्ड देना उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में, अगर अच्छा काम करे तो अच्छा काम करे बोलना, नहीं करे तो भाई ऐसा करे तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा बोलना। तो एक अच्छे लीडर के अंदर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन स्किल रहना। सिक्स्थ है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल। लीडर हमेशा बड़ा सोचते हुए, लॉन्ग टर्म सोचते हुए जो है सो प्लान करना। इसके अंदर फ्यूचर के आने वाले ट्रेंड्स क्या रहेंगे, और जो है सो अपॉर्चुनिटीज उसको क्या मिलेंगे, और रिसोर्सेस किस तरीके से यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी लीडरशिप स्किल के अंदर रहना। सेवेंथ है डेलीगेशन स्किल्स। लीडर हमेशा जो है सो उसके टास्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना काम करने वाले को। अब उन्हें जो है सो 1 घंटा काम कर सकता तो उसका 1 घंटे का उसको जो है सो काम देना, ऐसा नहीं 1 घंटा काम कर सकता 3 घंटे का काम देते ना, तो उन्हें 1 घंटे का भी बराबर नहीं कर। तो लीडर हमेशा जो है सो काम अगर बांट रहा तो सामने वाले को देखते हो ना किस तरीके से काम कर सकता है, वो काम को ही देखना। इसके जिसमें कि इंडी उसकी ताकत क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, स्किल्स क्या है उसको, और क्लियर बोलते हुए देना कि ये काम ऐसा है, ऐसा करके देने का है आपको, जिससे काम में कोई खराबी नहीं रहती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेसिक मैनेजरियल स्किल, डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस इन डिटेल। मैनेजरियल स्किल्स क्या है? कॉम्पिटिटिव और एबिलिटीज है जो मैनेजर्स हम इफेक्टिवली यूज करते उनकी टीम्स को मैनेज करने के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। ये स्किल्स क्या है? मैनेजर्स प्लान करते, इसको ऑर्गेनाइज करते और कंट्रोल लीड लेते, इसके अंदर आगे रखते और कंट्रोल करते रिसोर्सेस, जिससे कि उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए आसानी रहती। तो बेसिक मैनेजरियल स्किल्स और उनके डिटेल डिस्क्रिप्शंस क्या है? फर्स्ट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स का डेफिनेशन ये है, टेक्निकल स्किल जो है सो एक स्पेशलाइज नॉलेज रखती है उसके अंदर, उसको एक बहुत नॉलेज होना पड़ता है, एबिलिटीज होना पड़ता है, ताकि जो भी टास्क दे रहे हो उसके एक्टिविटीज को उन्हें कर सकना बोल के। इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि ये स्किल्स जो है डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और लेवल, मैनेजमेंट्स के लेवल के ऊपर भी ये डिपेंड कर। जैसा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए टेक्निकल स्किल थोड़ा क्रूशल मतलब हार्ड रहता डे टू डे लाइफ में, उनके ऑपरेशंस में देखने के लिए एम्प्लॉयज़ के पास। एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता, उसको अच्छी नॉलेज होना पड़ता कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसा होता, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसा होता, उसको वो नॉलेज होना पड़ता। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल। ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स का डेफिनेशन ये है, ये एबिलिटी, इसकी खासियत ये है कि इन्हें इंटरैक्ट करता एक दूसरे से इफेक्टिवली, जिससे क्या होता है रिश्ते अच्छे होते और काम भी जो है सो मिलके अच्छा होता। इसका डिस्क्रिप्शन ये स्किल्स जो है सो एसेंशियल रहते, हर किसी के पास रहते लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। जैसा कि मैनेजमेंट जो है सो अपना थोड़ा वक्त निकाल के एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करना, कस्टमर्स के साथ और जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता, कम्युनिकेशन होती, एम्पैथी और उनके बातें सुनना, एक्टिव लिसनिंग और जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना और टीम वर्क। जैसा कि एग्जांपल के लिए एक मैनेजर जो है सो टीम मीटिंग बिठाया ताकि सबके जो भी उसकी टीम के मेंबर्स हैं उनके बारे में जो भी है बोलना सुन सके। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसके अंदर क्या है डेफिनेशन? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर एक एबिलिटीज रहती है कि स्ट्रैटेजिकली थिंक करने के लिए, मतलब वो एक स्ट्रैटेजी बना के थिंक करने के लिए और एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हम समझने के लिए, बड़ी पिक्चर क्या है, आगे क्या हो सकता है वो देखने के लिए। जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये स्किल जो है सो टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत होल्ड करते, जहाँ पे उन्हें स्ट्रैटेजी बनाते, डिसीजन लेते और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेट करते। इसके अंदर स्किल्स क्या इन्वॉल्व रहते कि इंफॉर्मेशन का एनालाइज होना, ट्रेंड्स क्या चल रहे मार्केट में वो देखना और एक सही सोल्यूशन के साथ आगे आना। जैसा कि एग्जांपल एक सीईओ कंपनी का एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहा। फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स एक इफेक्टिवली एबिलिटी है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग देख सकते हैं आप। अब इसका डिस्क्रिप्शन ये, मैनेजर जो है सो कम्युनिकेट करना क्लियरली और उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और साथ ही साथ उनके बातें भी सुनना, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है वो भी देखना और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन भी उसके हिसाब से मैनर करना। और एग्जांपल के लिए क्लियर ईमेल्स लिख रहे हैं आप, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मीटिंग्स रख रहे हो बातचीत को सुनने के लिए। फिफ्थ है कि डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल्स का डेफिनेशन ये है कि एक एबिलिटी है, इससे आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसके ऑप्शंस क्या आ रहे और उसके हिसाब से जजमेंट लेते हैं आप। जैसा कि डिस्क्रिप्शन, मैनेजर्स जो है सो हमेशा एक चैलेंजेस से फेस करते रहते हैं, जहाँ पे उनको डे टू डे जो है सो जल्द से जल्द एक डिसीजन लेना पड़ता रूटीन था, तो ना जल्द से जल्द स्ट्रैटेजीज बना के वो इशूज़ के ऊपर जो है एक डिसीजन लेते। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है और आने वाले वो डिसीजन से लिए तो क्या अपने को लॉस भी होता, ख़तरा है वो भी देखना ज़रूरी है और बेस्ट डिसीजन लेना वो हिसाब से उनके लिए अच्छा रहता। एग्ज़ाम्पल के लिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर चेंज करे, डिज़ाइन करे, तो इससे क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रही एफिशिएंसी, काम करना इम्प्रूव हो रहा। सिक्स्थ है टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट के स्किल का डेफिनेशन ये है कि एक ये भी एक एबिलिटी है जिससे टास्क को, आप जो भी काम कर रहे हो उसको सही तरीके से मैनेज करना डेडलाइन के हिसाब से और टाइम काम से होना वो है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? मैनेजर्स हमेशा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं
टाइम से उनको मैनेज करते, ये काम पहले करना है, ये बाद में करना है, ये पहले, ये बाद में। इसमें क्या है, प्रायोरिटीज़, जैसा प्रायोरिटी रखते, ये पहले करना है, ये बाद। उसके बाद टास्क को जो है सो डेलीगेटिंग करते, मतलब बाँट देते, इसको ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, जिससे क्या होता, काम अच्छा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलेंडर्स यूज़ करें ताकि एक लिस्ट बनाएँ कि कौन-सा टास्क कब खत्म करना है डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग बायोग्राफीज, व्हाट आर सम टिप्स फॉर रीडिंग बायोग्राफीज। तो एक क्वेश्चन था, इससे पहले मैं स्किप कर दिया, चलो वो भी सिमिलर था उसके लिए, डिसीजन मेकिंग, इसलिए मैं स्किप करा। तो इसके एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग बायोग्राफी ये है कि बायोग्राफी एक यूनिक विंडो ऑफर करता है आपको, जहाँ पे पुराने जो लोग रहे उनके साथ क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका कल्चर क्या था, सोसाइटी क्या थी, और उनके बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसा कि फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। बायोग्राफी जो है सो इंडिविजुअल्स की एक सिग्निफिकेंट ना चैलेंज ले सो आए सो, जिससे कि उनको एक रिमार्केबल सक्सेस मिली। उससे आप इंस्पिरेशन होते, मोटिवेशन होते, ये कहाँ से आदमी कहाँ आ गया, ये जना ऐसा था, ऐसा हो गया, एक इंस्पिरेशन रहता और एक मोटिवेशन रहता। फिर लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, इसके अंदर बायोग्राफी के अंदर आप क्या करते हैं, दूसरे जो गलतियाँ उन्हें पहले करा था, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया और उसके ऊपर क्या उन्हें एक्शन लिया, उससे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस उसका मिलता है, उससे आप लर्न कर सकते। फिर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर बायोग्राफी अपने को एक रिच कल्चरल एंड कंसेस देती, जिससे के अंदर आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन वो पर्टिकुलर टाइम की आपको मालूम होती। फिर डेवलपिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, बायोग्राफी जो है सो हमेशा एक एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग रखती, जिससे कि अंदर आप उनके सोच को, उनकी फीलिंग्स को, मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को और उनके बैकग्राउंड्स को हमेशा आप समझ सकते। फिर एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग नॉलेज एंड वोकैबुलरी, इसके अंदर आप बायोग्राफी पढ़े तो आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, उसकी वोकैबुलरी समझ में आती है, नॉलेज क्या-क्या है, जिससे आपको लैंग्वेज आपकी जो है, वो स्किल्स आपकी डेवलप होती। एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट, एक अच्छे लिखे हुए बायोग्राफियाँ हाईली एंगेजिंग रहते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं और एंटरटेनिंग भी रहते, जिससे कि क्या होता, हमेशा जो भी रीडर्स रीड करते हो ना, हुक्ड रहते, मीन्स अटैच रहते उसके लिए। फिर इसके बाद टिप्स फॉर रीडिंग बायोग्राफी के अंदर एक चूज सब्जेक्ट दैट इंटरेस्टेड यू, ऐसी बायोग्राफी चूज करो जो आपको इंटरेस्टेड दिखती, जिससे कि आप जेन्युइनली उसको सही अपना टाइम निकाल के तवज्जो से पढ़ सकते हैं। रिसर्च द ऑथर एंड देयर सक्सेस, अगर आप चूज करे बाद ऑथर का बैकग्राउंड देखो, उसके पर्सपेक्टिव देखो, उसके सोर्सेज देखो, कहाँ से उन्हें ये बायोग्राफी दिया। फिर रीड एक्टिवली एंड क्रिटिकली, खाली जस्ट ऐसा ले लिए तो रीड, ऐसा खाली पढ़ लिए छोड़ दिया वैसा नहीं, एंगेजली समझते हुए क्या उन्हें बोलना चाह रहा है, क्वेश्चंस पूछते हुए, उसको उसके नोट्स लेते हुए और इन्फॉर्मेशन को समझते हुए वो रीड करो आप। फिर पे अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि हिस्टोरिकल को देखो, कल्चरल को देखो, सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखो, जिससे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल्स कैसा रहे, आपको अटेंशन देते हुए उस पर काम करो। फिर कनेक्ट द डॉट्स, इसके अंदर आप कनेक्शंस देखो इंडिविजुअल्स की लाइफ से लेके और हिस्टोरिकल के इवेंट्स या पुराने ट्रेंड्स को लेके, उस कनेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको रियलिटी मालूम होती है और उसके हिसाब से काम करने के लिए आपको मालूम होता। फिर टेक ब्रेक्स एंड रिफ्लेक्ट, रीडिंग बायोग्राफी पढ़ना बोलते एक बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है, पूरे इंसान की एक हिस्ट्री रहती है वो, उन्हें पैदा हुए से मरे तक। तो ब्रेक्स लो बीच बीच में और जो भी आप पढ़े उसके बारे में समझो, क्या क्या पढ़े आप। फिर सेवेंथ है डिस्कस विद अदर्स, अगर हो सका तो बायोग्राफी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली या कोई भी बुक क्लब के साथ आप शेयर करने की कोशिश करो, जहाँ पे आपको नए नए पर्सपेक्टिव और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग सोचने को मिलती सब्जेक्ट। फिर एट्थ है वो यूज सप्लीमेंट मटेरियल्स, इसके अंदर आप फाइंड करो इंटरेस्टेड सेक्शंस ऑफ बुक, जहाँ पे इंटरेस्टेड सेक्शंस ऑफ बुक रहते, और ओन रिसर्च से आप फाइंड आउट करो या दूसरों के बुक से फाइंड आउट करो, डॉक्यूमेंट्रीज हो या आर्टिकल हो। इससे क्या होता है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है वो सब्जेक्ट के बारे में।